डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह डीसी जनरेटर कह सकते हैं, डीसी मशीन पर आधारित है। डीसी मशीन में हम लोग डीसी जनरेटर देख रहे हैं। डीसी जनरेटर में लास्ट का जो वीडियो था वो आर्मेचर रिएक्शन से संबंधित था, जिसमें हम लोग आर्मेचर रिएक्शन, उसके इफेक्ट और रेमेडीज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन को देखे थे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि आर्मेचर रिएक्शन से संबंधित जो भी क्वेरी है, कन्फ्यूजन हो, आपका दूर हो। आज का जो वीडियो हमारा वो कम्यूटेशन से संबंधित है। जैसे कि हमें पता है कि डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेशन की क्रिया होती है, उस कम्यूटेशन की क्रिया को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कम्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, कम्यूटेशन क्या होता है, उसको ये देखा जाए तो देखिए कम्यूटेशन होता क्या है कि जैसे हमें पता है कि जो हमारा घूमने वाला भाग डीसी मशीन में होता है वो आर्मेचर होता है। आर्मेचर पे लास्ट के सिरे का जो होता है वह होता है हमारा कम्यूटेटर। आर्मेचर पर ही लगा हमारा कम्यूटेटर होता है और कम्यूटेटर से जुड़ा कार्बन ब्रश होता है, जो कि ब्रश का कार्य करता है। तो हमें पता है कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे कि कम्यूटेटर कैसा होता है, तो कम्यूटेटर में यह कई सेगमेंट ऐसे होते हैं जो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, कठोर खींचे तांबे का बना होता है, और इसका प्रत्येक भाग यह जो होता है यह सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, यह सेगमेंट कहलाता है। यह हमारा जो है, यह कह सकते हैं कि यह कम्यूटेटर है, यह कम्यूटेटर है। और कम्यूटेटर पर ही हमारा कार्बन ब्रश कुछ ऐसे जुड़ा होता है कि अब देखिए, यह चूंकि ऐसे यहाँ पे एक कार्बन ब्रश हो गया, एक कार्बन ब्रश यहाँ हो गया। अगर इसको हम देखना चाहें, समझना चाहें कि कार्बन ब्रश की स्थिति कैसी होती है, तो हम इसको कई सेगमेंटों पे देख सकते हैं। मान लीजिए पहला सेगमेंट यह हो गया S1, दूसरा सेगमेंट हो गया S2, अगला सेगमेंट हो गया S3। चूंकि कार्बन ब्रश जो होता है हमारा इसी कम्यूटेटर पे आधारित होता है, इसी कम्यूटेटर पर फिक्स होता है। अब हमारा जैसे आर्मेचर मूव करेगा, चूंकि हमें पता है कि डीसी जनरेटर में या डीसी मशीन में जो घूमने वाला भाग है वह हमारा आर्मेचर होता है। आर्मेचर से जुड़ा कम्यूटेटर होता है, जो कि कठोर तांबे के तार का बना होता है। आर्मेचर मूव करेगा तो हमारा कम्यूटेटर भी मूव करेगा। चूंकि यह कम्यूटेटर जब मूव करेगा तो इसके सेगमेंट भी मूव करेंगे, और सेगमेंट मूव करने की वजह से अब एक स्थिति यह आ गई कि जब हमारा कार्बन ब्रश जो यह है, यह अभी सेगमेंट S2 पर है, यह अभी सेगमेंट S2 पर है। और जैसे ही कार्बन हमारा जो आर्मेचर है मूव किया, तो मूव करने के साथ साथ कम्यूटेटर भी मूव करेगा। तो मूव करने पर यह क्या होगा कि सेगमेंट की स्थिति भी बदलेगी, और सेगमेंट की स्थिति बदलने पे कार्बन ब्रश की भी स्थिति क्या होगी, बदल जाएगी। एक कार्बन ब्रश की स्थिति यह हो गया हमारा यहाँ पर, जो कि सेगमेंट S2 पर है। अब अगला जो स्थिति होगा कार्बन ब्रश का, समझ जाइए कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए यह S1 सेगमेंट है, जैसे आप देख सकते हैं, यह S2 सेगमेंट है, और अगला जो सेगमेंट है यह S3 है, जैसे दिखाया गया है। अब जो स्थिति होगी मूव करने के बाद, एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो ब्रश होगा कुछ इस स्थिति में होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति आने पर होगा क्या कि देखिए हमारा जो आर्मेचर का जो कॉइल होता है, कह सकते हैं आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है, उसकी प्रत्येक वाइंडिंग राइजर से पर जुड़ा होता है। राइजर पर सोल्डरिंग होने के बाद वही कॉइल हमारा प्रत्येक सेगमेंट से जुड़ा होता है। तो एक कॉइल एक सेगमेंट से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही हमारा आर्मेचर मूव किया, कम्यूटेटर के सेगमेंट मूव किए, तो अगली स्थिति जो कार्बन ब्रश पे मिलेगी, कार्बन ब्रश पे अगली स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, जिस पर यह हमारा जो ब्रश है, यहाँ पे यह क्या है, ब्रश है, यह भी हमारा ब्रश है। तो फर्स्ट स्थिति यह है कि जब कार्बन ब्रश की स्थिति ऐसी है कि वह एक सेगमेंट को टच कर रहा है। सेकेंड स्थिति यह हो गया कि जब कार्बन ब्रश हमारा दो सेगमेंट को टच करेगा, तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक सेगमेंट से हमारा कॉइल जुड़ा होता है, या प्रत्येक सेगमेंट से ऐसे कॉइल जुड़ा होता है। अब चूंकि यहाँ पर देखिए कि जो हमारा जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर सारे करंट को कलेक्ट करता है, और डीसी जनरेटर के केस में आर्मेचर में जो करंट पैदा हुआ वह एसी पैदा हुआ, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर का कार्य है।
तो यहाँ पर देखिए यह करंट इकट्ठा होगा और यह भी करंट इकट्ठा होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कम्यूटेटर पर कलेक्ट करने के बाद कार्बन ब्रश की सहायता से उसको हम क्या करते हैं, आउटपुट में लेते हैं। लेकिन जब यह स्थिति आ जाएगी कि जब दो सेगमेंट को आपस में ये टच कर लिए, तो यह देखिए क्या हो गया, इसके कॉइल और इसके कॉइल आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए। तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति देखिए कुछ ऐसी बनेगी, यह हो गया। अब यह जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद होगा क्या कि अत्यधिक करंट यहाँ फ्लो होगा, इस कॉइल से करंट अत्यधिक फ्लो होगा और यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एक वोल्टेज पैदा होगा, एक वोल्टेज पैदा हो गया। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, वोल्टेज पैदा हो गया। तो इसी को हम कहते हैं कम्यूटेशन की क्रिया। तो अब कम्यूटेशन को अगर डिफाइन करना हो तो कम्यूटेशन क्या होता है, तो कम्यूटेशन को कह सकते हैं कि जो हमारा आर्मेचर का जो आर्मेचर से जुड़ा जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का प्रत्येक सेगमेंट हमारा कार्बन ब्रश से जुड़ा है, कार्बन ब्रश को टच कर रहा है। तो कह सकते हैं कि जब हमारा कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के एक सेगमेंट को टच किया, जब वह स्थिति हो गई जबकि शॉर्ट सर्किट नहीं है सेगमेंट। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट की स्थिति हो गई, तो कह सकते हैं कि जो सेगमेंट है, सेगमेंट या कार्बन ब्रश के शॉर्ट सर्किट होने के पहले करंट का परिवर्तन, शॉर्ट सर्किट होने पर करंट में परिवर्तन और शॉर्ट सर्किट होने के बाद करंट में जो परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या हो गया, जैसे कि कम्यूटेटर की जो क्रिया होती है, कम्यूटेटर क्या करता है, जो एसी करंट पैदा हुआ आर्मेचर में उसको सारे करंट को कलेक्ट करेगा। अब उस एसी को कम्यूटेटर क्या करता है, यूनी डायरेक्शनल यानी एक दिशा में कन्वर्ट कर देता है सारे करंट को। चूंकि एसी पैदा होगा तो एसी का जो नेचर होता है आपका कुछ ऐसे होगा, एसी का जो नेचर होगा कुछ ऐसा होगा। लेकिन जो कम्यूटेटर से जो आउटपुट निकलता है वह ऐसे निकलता है जो कि डीसी है, जो कि डीसी है। यहाँ पे क्या है, यह एसी है। अब जो करंट आके कलेक्ट कर रहा है, यहाँ कम्यूटेटर आर्मेचर के सारे करंट को कलेक्ट कर लिया और इसको यूनि डायरेक्शनल यानी एक डायरेक्शन में इसको चेंज कर दिया, एसी से डीसी में चेंज कर दिया। तो कह सकते हैं कि सारे कॉइल को, जब सारे कॉइल का डायरेक्शन बदल रहा है तो कार्बन ब्रश के शॉर्ट सर्किट होने के पहले, शॉर्ट सर्किट होने के बाद और शॉर्ट सर्किट होने पर जो करंट के मान में परिवर्तन हो रहा है या करंट की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम कहते हैं कम्यूटेशन। उम्मीद है कि कम्यूटेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो कम्यूटेशन एक बार फिर से समझ लीजिए, कम्यूटेशन होता क्या है कि जब हमारा आर्मेचर रोटेट करेगा तो उससे जुड़ा कम्यूटेटर भी रोटेट करेगा और कम्यूटेटर पर कई सारे सेगमेंट हैं जो कि आर्मेचर के कॉइल हमारे राइजर से जुड़े हैं सोल्डरिंग होने के बाद। और प्रत्येक राइजर का एक सिरा, कह सकते हैं कि राइजर हमारा कम्यूटेटर के सेगमेंट को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है इंटरनली टच करने के बाद होगा क्या कि जब हमारा आर्मेचर मूव किया तो कम्यूटेटर का सेगमेंट मूव किया। तो फर्स्ट स्थिति ऐसी आ गई कि हमारा जो कार्बन ब्रश है कम्यूटेटर के सिंगल एक सेगमेंट को टच किया तो यह सेगमेंट जो है इससे जुड़ा कॉइल शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। लेकिन अगली स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हमारा जो कम्यूटेटर है उसका सेगमेंट की पोजीशन जो होगी वो बदल जाएगी। अब नया पोजीशन यह आ गया कि यह सेगमेंट S1 और S2 दोनों को टच कर रहा है। S1 और S2 को दोनों को टच करेगा तो इससे जुड़े जो कॉइल हैं आपस में क्या हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए। अब शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अत्यधिक करंट फ्लो होगा और वहाँ करंट फ्लो होने पर उस कॉइल पर एक इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा हो गया। तो यहाँ पे जो करंट का डाइवर्जन हो रहा है या करंट का जो कह सकते हैं कि करंट के डायरेक्शन में जो परिवर्तन हो रहा है, शॉर्ट सर्किट होने के पहले, शॉर्ट सर्किट होने पर और शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो करंट के मान में या करंट की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम कम्यूटेशन की क्रिया कहते हैं। कम्यूटेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है रफ कम्यूटेशन और दूसरा होता है स्मूथ कम्यूटेशन। पहला होता है रफ कम्यूटेशन, दूसरा होता है स्मूथ कम्यूटेशन। तो रफ कम्यूटेशन क्या होता है, जो करंट या धारा की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि पहला होता है आपका रफ कम्यूटेशन, जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन। यह क्या होता है, पहला होता है रफ कम्यूटेशन और दूसरा होता है स्मूथ कम्यूटेशन। तो जो रफ कम्यूटेशन होता है यह क्या होता है, तो रफ कम्यूटेशन को कह सकते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है या जो धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है वह तेजी से हो, बहुत तेजी से हो तो उसे कहते हैं रफ कम्यूटेशन। अगर
करंट के डायरेक्शन में या धारा की दिशा के में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है तो उसे कहते हैं स्मूथ कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन दो प्रकार का, रफ कम्यूटेशन, स्मूथ कम्यूटेशन। कम्यूटेशन बेसिकली होता क्या है कि कार्बन ब्रश के शॉर्ट सर्किट सेगमेंट के साथ शॉर्ट सर्किट होने के पहले, शॉर्ट सर्किट होने पर और शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो करंट के डायरेक्शन में जो परिवर्तन देखा जा रहा है उसी को कम्यूटेशन कहते हैं। कम्यूटेशन दो प्रकार का, ये रफ कम्यूटेशन और स्मूथ कम्यूटेशन। तो जो रफ कम्यूटेशन होता है वह आपका कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन परिवर्तन हो रहा है वह तेजी से होता है, जबकि स्मूथ कम्यूटेशन में जो करंट के डायरेक्शन में परिवर्तन होता है वह धीरे धीरे होता है, जिसे स्मूथ कम्यूटेशन कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने कम्यूटेशन को देखा था, कम्यूटेशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कम्यूटेशन की क्रिया को कैसे सुधारा जा सकता है। तो कम्यूटेशन की क्रिया सुधारने का हमारे पास देखिए दो विधि है। पहला ये है कि उच्च प्रतिरोध ब्रश का प्रयोग करके और दूसरा होता है इंटरपोल वाइंडिंग। इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इंटरपोल वाइंडिंग क्या होता है? इंटरपोल वाइंडिंग किसी भी कंपटीशन में, चाहे आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे अपने टेक्निकल कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाएं, वहाँ पे इंटरपोल वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरपोल वाइंडिंग क्या होता है, वह कैसे कनेक्ट होता है। तो देखिए उच्च प्रतिरोध ब्रश का प्रयोग करके, यानी जैसे कि इसके पहले आपको बताया गया था कि जो हमारा कम्यूटेटर का जो सेगमेंट है, सेगमेंट को अगर हम S1, S2, S3 से रिप्रेजेंट करें, S1 क्या है? पहला सेगमेंट, S2 क्या है? दूसरा सेगमेंट, S3 क्या है? तीसरा सेगमेंट और S4 क्या है? चौथा सेगमेंट। तो जो सेगमेंट हमारा शॉर्ट सर्किट हुआ, यानी कह सकते हैं कि कम्यूटेटर के मूवमेंट के कारण सेगमेंट की स्थिति बदलेगी। चूंकि हमारा कार्बन ब्रश तो स्थिर है, यह स्टेशनरी पार्ट में आता है, तो रोटरी पार्ट में रोटर हमारा क्या है कि आर्मेचर है। आर्मेचर के साथ हमारा कम्यूटेटर एक ही शाफ्ट पे जुड़ा है, तो आर्मेचर घूमेगा तो रोटर घूमेगा, कम्यूटेटर घूमेगा, कम्यूटेटर घूम रहा है तो उसके सेगमेंट भी आपस में मूव कर रहे हैं। तो यह देखिए कि यह ऐसी स्थिति है जिसमें S1 और S2 के सेगमेंट आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इससे जो जुड़ा कॉइल है, यह जो जुड़ा कॉइल है, ये दोनों आपस में क्या हो गए? शॉर्ट सर्किट हो गए। अब दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए तो इस स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे देखिए जो कॉइल है जो S1 और S2 से जुड़ा होगा, अब कॉइल S1 S2 से जुड़ा है तो जो हम ब्रश बना रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा दें। उच्च धातु या उच्च प्रतिरोध वाले धातु का ब्रश बनाएंगे तो चूंकि यहाँ पे जैसे ही प्रतिरोध बढ़ेगा तो जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसका मान कम हो जाएगा। फिर से सुनिए कि उच्च प्रतिरोध ब्रश का प्रयोग करके तो जो कॉइल हमारा कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ, तो शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा आर्मेचर का घूम रहा है, आर्मेचर से जुड़ा कम्यूटेटर घूमेगा, कम्यूटेटर के घूमने की वजह से उसके सेगमेंट की स्थिति बदल रही है। सेगमेंट की स्थिति बदलेगी तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कार्बन ब्रश दो सेगमेंट को एक साथ स्पर्श करेगा। स्पर्श करने की वजह से दोनों सेगमेंट से जुड़े कॉइल आपस में शॉर्ट सर्किट होंगे। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस कॉइल से करंट जो होगा वह हाई करंट फ्लो होगा। अब उस करंट को कम करने के लिए जो हम ब्रश कार्बन का प्रयोग कर रहे हैं उसको हम क्या करें? हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल का अगर ब्रश बना देंगे तो ब्रश का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ब्रश का रेजिस्टेंस बढ़ने से जो ब्रश से करंट फ्लो हो रहा है वह क्या होगा? कम होगा। तो यानी जो उच्च या हाई करंट फ्लो हो रहा था शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में, अगर ब्रश का हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे या किसी ऐसे धातु का ब्रश बनाएं जिसका रेजिस्टेंस उच्च हो, उस स्थिति में जो हाई करंट फ्लो हो रहा है वह क्या होगा? करंट रिड्यूस हो जाएगा। अब करंट रिड्यूस हो गया तो यानी हम कम्यूटेशन को सुधार सकते हैं। तो पहली विधि यह होगी कि उच्च प्रतिरोध ब्रश का वोल्टेज प्रयोग करके, जैसे ही वोल्टेज पैदा करेंगे यहाँ पे उच्च प्रतिरोध ब्रश का प्रयोग करेंगे तो इससे जुड़ा जो सेगमेंट है जिसमें हमारा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने वाला है कॉइल में, उस कॉइल का करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेकंड विधि देखिए, सेकंड मेथड क्या है कि कम्यूटेशन को इंप्रूव करने का, यह है इंटरपोल वाइंडिंग। अब देखिए इंटरपोल वाइंडिंग होता क्या है इसको समझिएगा। जैसे आप नाम से बता सकते हैं कि इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग का कहने का मतलब यह है कि पोलों के बीच में नई वाइंडिंग लगाना। तो सेकंड मेथड देखिए,
इंटरपोल वाइंडिंग। इंटरपोल वाइंडिंग जो हम लोग स्थापित करते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग हमारा फील्ड और आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ा होता है। तो चूंकि मान लीजिए कि यह हमारा स्टेटर है, स्टेटर पे दो मेन फील्ड पोल हैं N और S। अगर यह N बन रहा है तो सामने ये क्या होगा, S पोल बन रहा है। तो N और जो S हैं यह मेन पोल हो गए, मेन फील्ड पोल हो गया, मेन फील्ड पोल हो गया। यह हमारा योक या स्टेटर हो गया। अब जो इंटरपोल वाइंडिंग होता क्या है कि चूंकि जब हम यहाँ पे कम्यूटेशन की क्रिया जो पैदा हो रही है, कम्यूटेशन की क्रिया होने पर हमारे करंट का मान बढ़ जा रहा है। उस करंट को रिड्यूस करने के लिए या तो उच्च प्रतिरोध का ब्रश हम बना दें। अब ब्रश का बोल्ड जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या तो पोलों के बीच में एक अलग से पोल लगा दें। तो जो इंटरपोल हम लगाते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग जो स्थापित करते हैं, वह हमारा होता है आर्मेचर और फील्ड के श्रेणी क्रम में। इसको याद रखिएगा, इंटरपोल वाइंडिंग, इंटरपोल वाइंडिंग। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उससे संबंधित चीज़ों को यहाँ लिखा जा रहा है, इसको समझिएगा। इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर और फील्ड के साथ, आर्मेचर और फील्ड के साथ श्रेणी या सीरीज में जुड़ा होता है, श्रेणी में जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, इंटरपोल वाइंडिंग आर्मेचर और फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। इसके बाद देखिए कि जो इंटरपोल की संख्या होगी, इंटरपोल की संख्या मेन पोल के बराबर होती है। जितने पोल का हमारा जनरेटर होगा उतने ही इंटरपोल लगाते हैं, पोल के बराबर होगी। जितने मेन पोल हैं उतने इंटरपोल हम लगाएंगे। अब इसमें देखिए कैसे हम कम्यूटेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। कम्यूटेशन से होगा क्या कि देखिए अगर यह ना हमारा मेन पोल का, मेन फील्ड पोल का नॉर्थ पोल बना रहा है तो ये साउथ पोल बनाएगा। तो कुछ कह सकते हैं कि इसके बीच हमारा यह आर्मेचर है, बीच वाला जो घूमने वाला भाग आर्मेचर है। तो आर्मेचर जो होगा कि वह मेन फील्ड पोल के फ्लक्स को कट करेगा ऐसे, और जो चुंबकीय फ्लक्स या कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन का जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। अब इंटरपोल कहाँ हम स्थापित करेंगे, इंटरपोल हम उसी मेन फील्ड पोल के पास ही स्थापित करते हैं, यानी कह सकते हैं कि स्टेटर पे स्थापित करते हैं। अभी आपको बताया कि गया कि जितने मेन फील्ड पोल होंगे उतने इंटरपोल हम लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इंटरपोल का जो हम कह सकते हैं कि जो पोल बनाएगा वो कौन सा पोल बनाएगा, कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा। तो जनरेटर के घूमने की दिशा में, जनरेटर के घूमने की दिशा में, जनरेटर जैसे घूम रहा है, जैसे जनरेटर को हम मूव करा रहे हैं प्राइम मूवर के द्वारा, तो वो क्लॉकवाइज दिशा में मूव करेगा। तो आगामी आने वाले पोल के समान इसकी पोलरिटी होती है। इसको याद रखिएगा, इंटरपोल जो होता है उसकी पोलरिटी निर्धारित करने के लिए ठीक आगे आने वाले पोल के समान पोल इंटरपोल पर बनता है। तो आगे आने वाला पोल क्या S है, तो यहाँ S बनेगा। अब इसके आगे आने वाला पोल N है तो यहाँ N बनेगा। ठीक है, अब दो पोल होगा, इस पे भी वाइंडिंग की जाती है, इंटरपोल वाइंडिंग हो गया। इंटरपोल वाइंडिंग करने पर तो यह भी दोनों पोल जो होंगे वह भी मैग्नेटाइज होंगे, मैग्नेटाइज होने के कारण यह भी चुंबकीय फ्लक्स बनाएगा। अब इन दो, यहाँ पे देखिए दो प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स हो गया, एक तो मेन फील्ड पोल का चुंबकीय फ्लक्स और दूसरा हो गया हमारा इंटरपोल वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स। अब जैसे ही आर्मेचर इन दोनों फ्लक्स को कट करेगा तो आर्मेचर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा प्लस इंटरपोल वाइंडिंग में जो वोल्टेज, इंटरपोल पे जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। और विपरीत कार्य करने की वजह से यह क्या करेगा कि आर्मेचर में जो एक्स्ट्रा वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, या कह सकते हैं कि जिस कारण से स्पार्किंग हो रही है, कम्यूटेशन की क्रिया में क्या होता है, स्पार्किंग या चिंगारी उत्पन्न होती है, तो वह वोल्टेज न्यूट्रलाइज हो जाएगा किसके कारण, इंटरपोल वाइंडिंग में उत्पन्न वोल्टेज के कारण। तो यह हो गया हमारा इंटरपोल वाइंडिंग। इंटरपोल वाइंडिंग पे जो टर्न हम लगाते हैं वह फील्ड पोल से कम होता है, इसको याद रखिएगा। इंटरपोल वाइंडिंग,
इंटरपोल वाइंडिंग पर टर्न की संख्या मेन पोल से कम होती है, मेन पोल से कम होती है जो आर्मेचर और फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। चूंकि यहाँ पे देखिए आर्मेचर में जो वोल्टेज पैदा होगा ठीक उसी के विपरीत हमारा उतना ही वोल्टेज इंटरपोल वाइंडिंग के कारण पैदा होगा, तो दोनों वोल्टेज एक दूसरे को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद अब हमारा जो न्यूट्रलाइज हो गया तो जो जिस कारण से कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग उत्पन्न हो रही है वह स्पार्किंग क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसको हम आगे कंसीडर करेंगे। आज का जो वीडियो था यह हमारा कम्यूटेशन और कम्यूटेशन के टाइप तथा कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने की कितनी विधियाँ हैं, जिसमें इंटरपोल वाइंडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इंटरपोल से संबंधित हमारे कंपटीशन के एग्जाम में चाहे सेमेस्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।